स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर कहा जाए रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस के बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। और क्लास में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए मित्र, बच्चे बहुत ही कम देखते हैं, क्लास जो है बहुत ही कम देखी जाती है, फिर भी मैं आपके लिए डेली क्लास ले रहा हूँ, अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करता हूँ। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फ़र्ज को निभाएं। देखो, ये केवल मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप करते नहीं हो, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि हो सकता है कुछ ऐसे भी मित्र हों जो अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएँ। तो प्लीज़, अगर आप समझ पाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को, कि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो आपको हमारी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए, हमें एक तरीके से ऊर्जा देने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। फिलहाल चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया हो या यूपीएसआई में पूछा गया हो। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया, किसके विरोध में? देखिए, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राइट हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो आप क्या बताएंगे? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और ये हुआ था पंजाब में। और पंजाब में कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। और इसमें जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष मारे गए थे जो निहत्थे थे, यानी उनके पास हथियार वगैरह नहीं था, ठीक है। और इसी का बदला लेने के लिए जनरल डायर की जो हत्या है ये सरदार ऊधम सिंह ने की थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सरदार ऊधम सिंह ने ये की थी, इन्होंने, सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए मित्र, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्हें 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन जो 1919 में घटना घटी, इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या फिर सर की उपाधि जो है ये वापस कर दी थी। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जूनागढ़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक जो कार्रवाई की गई उसे किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। ये सब जैसे हैदराबाद रियासत हो गई, जूनागढ़ रियासत हो गई, ये सब पहले जो है ये पहले भारत में सम्मिलित नहीं होती थी, है ना। ये जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय नहीं थी, अलग ही रहना चाहते थे, लेकिन बाद में ये सम्मिलित हुए थे, है ना, वो बताया जा रहा है। अगला सवाल है आपके सामने कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बताओ भाई, दहेज प्रथा कितने दिनों से चलती आ रही है, सोच लो। 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय शहर दहेज में दिया गया था? यूपी कांस्टेबल का एग्जाम का सवाल है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। सही आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक मिनट, बहुत बढ़िया, एक मिनट, चलिए। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। ये थोड़ा ब्रश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिखो कुछ दूसरा लिख जा रहा है, कुछ दूसरा।
एक मिनट वेट कीजिए प्लीज़। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए इसके एक्सप्लेन को। मई 1661 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया गया था। कैथरीन वेंगरेजा और चार्ल्स द्वितीय के विवाह के बाद बम्बई बंदरगाह दहेज में मिले थे। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन इजी है। ये 2018 लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, 218 मत समझ लेना। देखिए सही आंसर होगा एक्वे फीवर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए यमुना नदी की सहायक नदी इसमें केन, चंबल, बेतवा ये सब है भाई। कल्याणी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। हमसे पूछा गया है नहीं है, तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन कल्याणी। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन और बेतवा ये सब हैं। कल्याणी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो कल्याणी अगर ऑप्शन में मिलता है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? नहीं आपसे पूछा जा रहा है। कुछ बच्चे इसी में मिस्टेक हो जाते हैं, नहीं और हाय में। बस थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे भाई, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। समझिए, पहला नर्मदा नदी, क्या यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गलत, पहला ही गलत है, नर्मदा नहीं गिरती है। जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर देख लीजिए नर्मदा नदी के बारे में। जिससे नर्मदा नदी का उद्गम जो है विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी की श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है। नर्मदा ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आगे की जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करती है। कहने का मतलब है कि 1312 किलोमीटर लगभग है नर्मदा नदी, ठीक है। ये जो है नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात से होकर के बहती है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि नर्मदा नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ये सवाल हमसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे शारदा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारदा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है ये। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फर्ज को समझ पाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझ पाओ। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 बैंकों का, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और वो 14 बैंक कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप 1 मिनट देख लीजिए। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, इंडियन बैंक मेरे प्यारे, इंडिया बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा सिंडिकेट बैंक और यूसीओ बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है ये 14 बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 में किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
अगला है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही, जैसे हाल ही में भी जानकारी में आया है कि 2000 की नोट जो है ये बंद हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। इस वजह से अगर ये 2000 की नोट बंद हुई तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी नोट जारी की जाएगी। तो जब दूसरी नोट जारी की जाएगी और जो पुरानी नोट है ये बंद हो गई, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं, विमुद्रीकरण। राइट होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डीमोनिटाइजेशन। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? डीमोनिटाइजेशन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएसआई 2001 में सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये वही बताया गया कि 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट जो हैं बंद किए गए और उनके स्थान पर 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। फिलहाल अब के लिए 2000 नोट बंद कर दिया गया है। अब कितना जारी किया जाता है वो तो आगे पता चलेगा। आगे, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? यूपीएसआई मृतक आश्रित, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे भाई, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम आपसे पूछा गया है। राइट होगा सी ऑप्शन, नीति आयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो नीति आयोग है ना, ये 2015 में बना। ये जो है ये योजना आयोग का नया नाम है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल 1 जनवरी 2015 को पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया गया। आपसे एग्जाम में कभी कभी नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और हाँ, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये कौन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष जो हैं ये वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वही सवाल अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो अब देखते हैं कि हमारी बात को कौन कौन ध्यान से सुनता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है भाई? यूपीएसआई मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री होते हैं। राइट क्या होगा? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? ये कब जोड़ा गया था? 1976 संशोधन के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1976 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल पहाड़ जैसा, लेकिन है बहुत ईजी। समझो थोड़ा सा। सवाल आपसे क्या रहा है मेरे प्यारे भाई? देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखकर या फिर आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब दी जानी चाहिए जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुके हों। राइट क्या होगा? 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुके हों। अगला सवाल है बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाए। मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिलहाल हिंदी मीडियम से ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम यानी कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है?
अब थोड़ा सा समझो मेरे प्यारे भाई। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए स्पीकर बनाए जाएं, बस कुछ ही समय के लिए, है ना। उनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? बहुत बढ़िया, भारत के राष्ट्रपति। अरे भैया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि कितनी है? भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि कितनी है? देखो भाई, भारत के महान्यायवादी की पदावधि की कोई सीमा ही नहीं है, मतलब वो निश्चित अवधि नहीं है। राइट होगा डी ऑप्शन, कोई फिक्स ही नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन देख सकते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि जो है भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के अनुसार वो अपने पद पर रहते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है मेरे प्यारे भाई ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है 76 अनुच्छेद के तहत, तो ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? मतलब कानून अधिकारी कौन है? अभी मैंने बताया मेरे प्यारे भाई, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? बताएंगे कानून अधिकारी। अभी बताया भारत के महान्यायवादी 75 के अनुसार नियुक्ति की जाती है। राइट, क्या होगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। अगला, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? सवाल हमसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? वो हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराजगंज की सीमा। राइट, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए मेरे प्यारे भाई। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। कौन से जिले को चुना गया? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला चुना गया? राइट होगा बी ऑप्शन, जालौन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए मेरे प्यारे भाई। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ से पहले कहाँ पर थी? यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। मतलब जो लखनऊ से पहले राजधानी थी ये कहाँ थी? इलाहाबाद में थी। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं फिलहाल। देखिए मेरे प्यारे भाई, वर्ष 1921 में लखनऊ हस्तांतरित की गई, मतलब 1921 में राजधानी जो है लखनऊ बनी। इसके पहले जो है इलाहाबाद हुआ करती थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद जो है न्यायिक राजधानी है। तो न्यायिक राजधानी पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद है। ठीक है, जिनका नया नाम प्रयागराज है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं फिलहाल। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए समझिएगा, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बस्ती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्ती। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार में जो है ये उनसे संबंधित थी और ये अब जो है ये बस्ती में है। ठीक है, राइट क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने।
काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बात नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर दो। सिद्धार्थनगर को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे सिद्धार्थनगर से होंगे भी, ठीक है, जीआई टैग भी इसे मिला है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को और एक नया जीआई टैग मिला है, वो किस पर मिला है आप इसका आंसर जो है कमेंट में मुझे बताएंगे, क्योंकि ये दूसरी बार मिला है। इसके पहले जो है मेरे प्यारे वो आंध्र प्रदेश को मिल चुका था, और अब की जो मिला है वो अपने उत्तर प्रदेश को मिला है, और अमरोहा जिले को मिला है, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब ये किस पर मिला है ये आपको बताना है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, राइट होगा आपका सी ऑप्शन एटा। आगे बढ़ते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे फैजाबाद में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? अप्पा जी हम किसे बुलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गिरिजा देवी को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। हाँ, यहाँ पे अब जीके क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा मेरे प्यारे भाई। और आपको बता दें कि कल की पीडीएफ नहीं मिल पाई थी, और आज की पीडीएफ ये दोनों मैं कल सुबह भेज दूंगा, ठीक है, कल सुबह मिलेगी भाई, ठीक है। अब आज तो अभी क्लास ही चल रही है, कल सुबह आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं साइंस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई लाइक कर दिया करो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, इतनी आपकी फ़र्ज़ है कि आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो। बच्चे देख लेते हैं क्लास फिर भी लाइक नहीं करते, बोलते बोलते गला सूख जाता है, इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है। अब क्यों कम होती है भाई, समझ सकते हो, क्या बताएं। चलिए, सवाल अगला है कि एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब क्या है? एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है पहले ये बताओ। डायोड इसका मतलब हो जाएगा पहली बात, तो बी ऑप्शन। अब एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लो। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डायोड, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? सवाल वही है अभी मैंने बताया, बस थोड़ा सा चेंज क्या है। एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था पहला, और अब की बार पूछ लिया गया एमटीएस 2021 में, उसमें पूछा गया डी का मतलब क्या है, इसमें पूछ लिया गया एलईडी का मतलब क्या है। अभी बता लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एमटीएस के अलावा सीएचएसएल में भी पूछा गया है, देख सकते हो 2021 में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका वजन कैसा होता है? भाई जब लोहे में जंग लग जाएगी तो वजन कैसा होगा? सीजीएल में पूछा गया सवाल है, प्रीलिम से भी पूछा गया सवाल है, समझो भाई। अगर लोहे में जंग लगेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन जो है बढ़ेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जब लोहे में जंग लगती है तो वो उसका मतलब अवस्था में होने का जो आवश्यक है ये क्या है बताएंगे? लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? भाई देखो, अगर लोहे में जंग लगना है तो किसकी ज़रूरी है, मतलब अगर लोहे में जंग लगी है तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो है इसका ना ये है O2 की उपस्थिति, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए एक तरीके से तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, हवा की उपस्थिति। अगर हवा और नमी, यानी कि अगर आप बाहर ना रखें लोहे को और उसमें अगर हवा ना लगे, पानी ना लगे, तो जाहिर सी बात है कि जंग नहीं लगेगा, है ना। और अगर उसमें थोड़ी सी भी हवा और नमी मिल गई तो बिल्कुल पक्का है कि जंग लग जाएगी। तो वही O2 की उपस्थिति अगर है तो जो जंग है ये पक्का लगेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए। एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट नंबर 1 में सवाल है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा, लाल और हरे के अलावा महासागर में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है? देखो भाई, कंफर्म कर दिया गया है कि लाल और हरे के अलावा, लाल और हरे के अलावा मतलब
पीली, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या होता है। ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट होगा सी ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है आपके सामने कि समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस। CHSL में पूछा गया है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, नियत ताप घटेगा, या फिर क्या होगा? देखो, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान जो है नियत ही रहेगा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। राइट होगा सी ऑप्शन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा। भाई देखो, अगर त्रिज्या कम हो जाएगी, कहने का मतलब एक तरीके से रेडियस जो है ये कम हो जाएगी और द्रव्यमान यानी कि जो इसका मास है ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण जाहिर सी बात है अधिक हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब लिफ्ट में एक समान वेग के साथ कोई व्यक्ति नीचे जा रही है या जा रहा है तो उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन कैसा होगा। भाई देखो, जो लिफ्ट है ये समान वेग के साथ नीचे जा रही है, मतलब उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग कैसा है? समान है, मतलब त्वरण या फिर वेग जो है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। त्वरण का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है जैसे आप जब बाइक चलाते होंगे तो आप चलाते हैं तो बोलते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर वही उसी शब्द से बना है भाई, एक्सीलरेशन से ही, है ना। एक्सीलेटर का मतलब होता है कि जितना आप खींचोगे उतनी तेज भागेगी आपकी बाइक, है ना भाई। तो मेरे प्यारे भाई वही है कि त्वरण जो है ये आपका कैसा होता है, अगर आप थोड़ी सी भी अपना वेग बढ़ाओगे तो जो त्वरण है ये बढ़ जाएगा। तो समान वेग है, मतलब ना तो त्वरण बढ़ रहा है और ना ही वेग बढ़ रहा है। तो और जो लिफ्ट है ये नीचे आ रही है तो परिवर्तन क्या होगा? उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। राइट क्या होगा? डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए ले गए समय को क्या कहते हैं। लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, जिसे आप इंग्लिश में टाइम पीरियड भी कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा, आवर्तकाल। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सरल लोलक की गति जो है ये किसके उदाहरण है। किसी भी सरल लोलक की गति जो है किसका उदाहरण है? ये आवर्ती गति का उदाहरण है। राइट होगा आपका सी ऑप्शन। MTS में पूछा गया सवाल है 2017 में। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई कि एक दोलक या पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होगी। देखो भाई, चंद्रमा पर जो पेंडुलम की समय अवधि होगी वो पृथ्वी पर समय अवधि के बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा होगी। राइट क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े के पेंडुलम को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं भाई? बॉब कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे हम बॉब कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है जीके और साइंस दोनों, और उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। और आज की जो बेहतरीन क्लास है ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर GK GS न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए, जी जान से के साथ। सपना पूरा होगा, वर्दी पक्का मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।